नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दुर्ग में जो बस हादसा पेश आया था, इसकी जांच शुरू हो चुकी है और बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम महेश राजपूत इस पूरे मामले की जांच करेंगे। उनको जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है और साथ ही साथ 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने के लिए भी कह दिया गया है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि दुर्ग में जो बस हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। पूरे मामले की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर गलती इसमें किसकी थी, कहां चूक हुई, कहां गलती हुई या किसकी लापरवाही की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। 50 फीट गहरी खाई में ये बस जा गिरी थी और इसमें जो कर्मचारी सवार थे, मजदूर जो सवार थे, जो केडिया डिस्टिलरी से काम करने के बाद, अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद लौट रहे थे अपने घरों की तरफ, यह हादसे का शिकार हुए थे। 13 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले की जांच अब शुरू हो चुकी है। एसडीएम महेश राजपूत इसकी जांच कर रहे हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। मिथिलेश, जानकारी दीजिए। जांच का जिम्मा सौंप दिया गया, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। बिल्कुल, दुर्ग कलेक्टर पूरे एक्शन में है और अभी जो वक्त हो रहा है ठीक 24 घंटे हो गए हैं इस घटना को और 24 घंटे के भीतर में अब जो है मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है, जिसका जिम्मा भी सौंप दिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच जो है एसडीएम स्तर के अधिकारी करेंगे और वो जो पूरी जांच होगी वो 15 दिनों के भीतर जांच करनी होगी और इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। वो ये देखेंगे कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ था, उसमें किसकी गलती थी, क्या वहां पर नॉर्म्स का पालन हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या बस किस हालत में थी, वहां किसी की जिम्मेदारी है तो कोई जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। तो इस तरह से ये पूरे मामले में भी जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट दुर्ग कलेक्टर को सौंपी जाएगी और उसके बाद में जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा हादसा दुर्ग में जब घटित हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें सरकार भी काफी गंभीर है, इस वजह से तत्काल इसमें एक्शन लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं वो उन पे कार्रवाई की जाए और इसी के तहत में जो दंडाधिकारी जो न्यायिक जांच है वो आरंभ कर दी गई है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अगर मीडिया कर्मी कोई सवाल करें और नेताजी हाथ जोड़ लें तो क्या कहेंगे? नेताजी तो जवाब देने के लिए माहिर माने जाते हैं, लेकिन पेंड्रा में ऐसा हुआ। चरणदास महंत ने हाथ जोड़ लिए। सवाल किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा सवाल था, जिस सवाल पर हाथ जोड़ते हुए चरणदास महंत नजर आए हैं। 2 बार उनकी तरफ से पीएम को लेकर बयान दिया गया, जिसको बीजेपी विवादित बताने लगी और चरणदास महंत की शिकायत तक करने की बात कही गई और चरणदास महंत के खिलाफ प्रदर्शन भी जमकर हुआ। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर हाथ जोड़ लिए चरणदास महंत ने। पीएम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये चरणदास महंत कहते नजर आए। सुनिए। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। यही कहते हैं कि सधा हुआ नेता कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए चरणदास महंत। बढ़ते हैं आगे। अंबिकापुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बयान दिया, ज्योत्सना महंत हार रही हैं लोकसभा का चुनाव। ये नेताम कह रहे हैं चरणदास महंत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कोरबा सीट नहीं जीत रहे, चाह रहे कोई मत जीते। तो ये उनकी तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा गया ये सुनिए। और इस तरह से अनर्गल बात कर रहे हैं कि जैसे देख रहे हैं कि मोहन जी तो जीत नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी जीत नहीं रही है, इसलिए सोच रहे हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं तो दूसरा भी क्यों जीते। पूरे के पूरे साफ होने वाला है, ये देखते रहिएगा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कवासी लखमा के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली है। लखमा ने चुनाव प्रचार के दौरान सभा में गोंडी भाषा में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चेमनानी समेत अन्य नेता निर्वाचन कार्यालय से शिकायत करने पहुंचे।
प्रतिनिधिमंडल कह रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने बयान जो दिया है वो विवादित है। ये भड़काऊ और आचार संहिता का उल्लंघन है। उनके खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर जगदलपुर में कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में आ गई है। आदिवासियों के खिलाफ भड़काने का आरोप कवासी लखमा पर लगा दिया गया। कांग्रेस ने लखमा के बयान का बचाव हालांकि किया है। दीपक वैज कह रहे हैं कि कवासी लखमा का अंदाज तो देसी जैसा है और देसी रहता है। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर बीजेपी को बुरा लग रहा है तो हम क्या करें? वोट के लिए किसी के साथ कनेक्शन बोलना गलत है कि गलत बात है। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है तो वो जांच करवा। देखिए, कवासी लखमा अपने हार मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उसको देखकर बौखलाहट में वो कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी हिंसक हो चुकी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, अगर आपके क्षेत्र में आए तो पुलिस को तीर और धनुष से मारकर भगाना चाहिए। ये लोगों को भड़काने का काम कवासी लखमा कर रहे हैं। तो कवासी लखमा के विरुद्ध शांति भंग करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन पे एफआईआर होना चाहिए। तो उनका भाषण देने का तरीका है और अपने अंदाज से देसी स्टाइल में अपनी लोकल लैंग्वेज से भाषण देते हैं। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, उनका मकसद है जनता के बीच में अपनी बात रखने का। और खबर कांकेर से, जहां पर 3 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, मुख्यधारा में लौट आए। इन सभी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। परतापुर एरिया कमेटी में ये सक्रिय थे और कई नक्सल वारदातों में ये शामिल भी बताए जाते हैं। इन्होंने कई आईईडी ब्लास्ट और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस को लंबे वक्त से इनकी तलाश थी। अब ये सरेंडर करके मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। उधर सुकमा की बात कर लेंगे, जहां पर एक जवान को गोली लग गई। खुद की राइफल से ही ये गोली चली है और बाइक से जवान जब कैंप की तरफ लौट रहा था तभी अचानक से ये गोली चल गई। राइफल दरअसल लॉक नहीं थी। अब घायल जवान जो है, उनका नाम विजय नाग बताया जा रहा है। उन्हें जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती करा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। येलो और ऑरेंज कैटेगरी का यह अलर्ट जारी किया गया है। कबीरधाम और मुंगेली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरिया, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव और कांकेर जिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जोरदार बारिश। तनु वर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। तनु, किस बात का अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखा जा रहा है। बीते 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़ में मौसम का जो हाल है वो बदला हुआ है। राज्य में गरज चमक के साथ कई जिलों में जो है बारिश हो रही है और इसी कड़ी में मौसम विभाग ने
आज फिर जो है अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। प्रदेश के कबीरधाम और मुंगेली के लिए मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही इन स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसके साथ ही कोरिया, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, राजनांदगांव समेत और कई जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ में जो है हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। और लगातार राज्य में मौसम का ये जो मिजाज है वो बदल रहा है। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वह लगातार जारी है। और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है अभी राज्य में 5 डिग्री तक उसमें गिरावट जो है वो देखी गई है। वहीं गर्मी से भी राजधानी पूरे प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत जो है मिली है। और अभी अगले 1 हफ्ते तक मौसम का मिजाज जो है छत्तीसगढ़ में यूं ही बना रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मौसम ऐसा ही बना रहेगा। और बारिश की बात दरअसल यहाँ पर कही गई है कि बीते दिनों से जैसा मौसम बना हुआ था अगले 2-3 घंटों के लिए भी इस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए आप 2 तस्वीरों की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम बदला है और तेज हवा के साथ बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हवा और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। दो तस्वीरें और आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं और मौसम बदला है। मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में भी बारिश हुई और सीहोर में भी बारिश हुई। और भोपाल की बात कर लें तो भोपाल में लगातार तीसरे दिन अचानक से मौसम बदल गया और तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई है। आंधी तूफान के कारण भोपाल में कई जगहों पर पेड़ गिर गए, बिजली के तार खंभों को नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदला है और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। भोपाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आंधी तूफान के बाद कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगहों पे टावर्स को नुकसान पहुंचा है। और वहीं आप यहां देखेंगे कि बिजली कनेक्शन यानी कि जो विद्युत पोल्स हैं, वायर्स हैं, वो भी टूट गए हैं। जैसे कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बाधित हुई है। हालांकि आप देखेंगे कि जो नगर निगम का अमला है और जो एमपीबी की टीम्स हैं वो भी यहाँ मौके पर पहुंच गई हैं। सुधार कार्य चल रहा है। जो रास्ते पेड़ गिरने की वजह से जाम हुए हैं उनको भी हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी कि इस तरीके का मौसम आने वाले कुछ दिनों तक बना रह सकता है, तो लोगों को भी बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।